नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पेट्रोल पंप में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था पिछले वीडियो में, जिसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है, मैं आगे आप लोग को पेट्रोल पंप के बारे में सभी जानकारियां देते रहूंगा। तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या-क्या मूलभूत रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने इस वीडियो में लेके आए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो पसंद किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि आगे भी पेट्रोल पंप से संबंधित सारी जानकारियां आप तक सीधे सटीक और सही जानकारी मैं लेके पहुंचा सकूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं पेट्रोल पंप कंपनी में 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, और चूंकि पब्लिक में बहुत सारे कन्फ्यूजन मैंने देखे हैं, उन सबको क्लियर करने के लिए मैंने ये चैनल पेट्रोल पंप ओपन किया है, जिससे मैं सीधी सटीक और सही जानकारी आप सब तक पहुंचा सकूं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए ब्रॉडली क्या क्या रिक्वायरमेंट करें। तो जमीन होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए यानी पैसा होना चाहिए, ट्रैफिक, उस जमीन पे ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर होना चाहिए पेट्रोल पंप खोलने के लिए, और कुछ भी अलग अलग छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती है जिसे मैंने अदर्स में डाला है। सो एक एक करके जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। लेकिन जमीन की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पेट्रोल पंप भारत में दो तरह के होते हैं। एक हो गया खुदरा विक्रेता यानी रिटेल आउटलेट्स, एक हो गया थोक विक्रेता यानी डायरेक्ट सेल्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं रिटेल आउटलेट्स की यानी खुदरा विक्रेता। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पिछले वीडियो की लिंक दी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। सो खुदरा विक्रेता की बात करें तो तीन तरह के पेट्रोल पंप्स होते हैं भारत में दोस्तों। ये केवल प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस इंडस्ट्री तीन तरह की कंपनियों में पेट्रोल पंप होते हैं। पहला हो गया कोको यानी कंपनी ओन्ड एंड कंपनी आउटलेट कॉर्पोरेटेड। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये पेट्रोल पंप कंपनी द्वारा ओन किया जाता है, यानी कि जमीन या तो कंपनी द्वारा परचेज की हुई रहती है, खरीदी हुई रहती है, या लंबे ड्यूरेशन के लिए 20 साल 30 साल के लिए लीज पे ली हुई रहती है। इसे कंपनी का ही ऑफिसर चलाता है, सारे स्टाफ कंपनी के द्वारा ही सैलरी दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे केवल डीलर पे फोकस करेंगे, जहाँ पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो उसकी बात करें तो दो तरह के पेट्रोल पंप होते हैं जहाँ पे डीलर अपॉइंट होते हैं। एक हो गया कंपनी ओन्ड एंड डीलर ऑपरेटेड, एक हो गया डीलर ओन्ड एंड डीलर ऑपरेटेड। जैसा कि नाम बता रहा है, कंपनी ओन्ड यानी कि कंपनी ने जमीन या तो खरीदी है या लीज पे ली है। डीलर ओन्ड यानी कि डीलर ने या तो जमीन खरीदी है या लीज पे ली है। और दोनों ही केस में डीलर ऑपरेटेड यानी डीलर ही चला रहा है पेट्रोल पंप को। सो अगर हम चार भागों में डिवाइड कर दें, जो कि इन दोनों के डिफरेंशिएटर्स हैं, जहाँ पे दोनों में डिफरेंस है कोडो एंड डोडो में। सो लैंड लीज पे बात करें, जैसा कि मैंने बताया, कोडो में कंपनी लैंड लीज पे ली हुई रहती है, डोडो में डीलर लिया रहता है। लैंड रेंट की बात करें, चूंकि कंपनी लैंड लीज पे ली हुई है तो कंपनी रेंट भी देती है। डोडो में चूंकि कंपनी लीज पे नहीं ली है, इसलिए कंपनी कोई लीज का रेंट नहीं भरती है। बजट की बात करें कोकडो में, चूंकि कंपनी ने लैंड लीज पे लिया है, इसलिए कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है, तो डीलर का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। जबकि डोडो की बात करें तो कंपनी बहुत लिमिटेड वे में उसमें इन्वेस्ट करती है, क्योंकि कंपनी का उस लैंड पे कोई होल्ड नहीं है, इसलिए वहां पे डीलर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। कमीशन की बात करें, चूंकि यहाँ पे डीलर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कोडो में, इसलिए उसे कंपेंसेट करने के लिए कहीं ना कहीं उसे कमीशन थोड़ा ज्यादा बढ़ा के दिया जाता है। लगभग 25 पैसे पेट्रोल में ज्यादा होते हैं एंड 20 पैसे डीजल में ज्यादा होते हैं। मैं लगभग अप्रोक्सीमेट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कमीशन पेट्रोल और डीजल के रेट के साथ बढ़ता और घटता है। कमीशन में एक फिक्स कंपोनेंट होता है, एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है। जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो रेट बढ़ने के साथ ज्यादा होता है, रेट कम होने के साथ कम होता है, जो कमीशन को बढ़ाता घटाता रहता है। अगर हम अब डायरेक्ट टॉपिक पे आए, रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले जो चाहिए पेट्रोल पंप खोलने के लिए है वो है जमीन। केवल जमीन से काम नहीं चलेगा, उसे सूटेबल जमीन होना पड़ेगा। सूटेबल जमीन से बात करें तो अर्थ है जहां पे पेट्रोल पंप खोला जा सके। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है दोस्तों
कि वो जमीन रोड से सटी होनी चाहिए, रोड अबटिंग होनी चाहिए। यानी कि उस जमीन और रोड के बीच में किसी तीसरे की जमीन, चाहे वो गवर्नमेंट की जमीन हो, चाहे वहां पे कोई कैनाल जा रहा हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट की जमीन हो, नहीं होनी चाहिए। रोड या रोड मार्जिन से सटी जमीन पे ही पेट्रोल पंप खोला जा सकता है दोस्तों। आगे की बात करें सूटेबिलिटी की होनी चाहिए, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कंपनी द्वारा फिक्स होती है। और भी बहुत सारे उसमें नियम्स होते हैं, जैसे पेसो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी कुछ मूलभूत नियम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो रोड हाईवे पे है तो हाईवे के अलग नियम होते हैं। अगर वो रोड रेसिडेंशियल एरिया में होते हैं तो रेसिडेंशियल एरिया के ग्रीन ट्रिब्यूनल के अलग नियम होते हैं। इन सबों नियमों को अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक मूलभूत स्ट्रक्चर बना दिया है, जिससे आप लोग को एक रफ आइडिया मिल जाएगा। अगर हम बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो फ्रंटेज, जिसे जो रोड से अबटिंग, रोड से सटी हुई है, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है, फ्रंटेज इसमें केवल इतना कोई बताएंगे दोस्तों, ये पूरा फ्रंटेज नहीं होता है। और फ्रंटेज कितना होना चाहिए, तो अगर हम बात करें रूरल की, तो रूरल में फ्रंटेज 30 मीटर, डेप्थ 30 मीटर होना चाहिए। अर्बन की बात करें तो छोटा लैंड भी चलेगा, 18 मीटर, 18 मीटर का होना चाहिए। स्टेट हाईवे में 30 मीटर का फ्रंटेज होना चाहिए रोड से सटा हुआ। और डेप्थ डेप्थ हमेशा रोड से परपेंडिकुलर लिया जाता है, 35 मीटर होना चाहिए। नेशनल हाईवे अगर डिवाइडर नहीं है तो फ्रंटेज 35 मीटर होना चाहिए, डेप्थ 45 मीटर होना चाहिए। और अगर इस नेशनल हाईवे में डिवाइडर है तो फिर ये लैंड और बड़ी होनी चाहिए, फ्रंटेज 40 मीटर होनी चाहिए और डेप्थ 45 मीटर होनी चाहिए। केवल फ्रंटेज और डेप्थ से काम नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट्स के कॉल होते हैं वहाँ पे एरिया भी मेंशन होता है। सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो इतना एरिया आता है। अगर एरिया इससे कम है, अगर फ्रंटेज 30 मीटर है, डेप्थ 30 मीटर है, अगर ये ट्रायंगुलर लैंड है तो फ्रंटेज और डेप्थ होगा लेकिन एरिया नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये तीनों स्पेसिफिकेशंस उस जमीन पे मिलनी चाहिए दोस्तों, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आगे बात करें तो उस जमीन के ऊपर से 11 kV या ज्यादा, 11 kV से ऊपर की इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, विद्युत तारें नहीं गई होनी चाहिए। उस जमीन के अगल या बगल जो मैंने डायमेंशंस लिखे हैं, उस डायमेंशंस के बाहर अगर वो तारें जा रही हैं तो ये नियम उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर वो क्वालिफाई करता है पेट्रोल पंप खोलने के लिए। अगर हम बात करें लैंड लेवल एंड रोड लेवल की, तो ऐसे कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि रोड लेवल और लैंड लेवल बराबर होना चाहिए। ये बस एक ऑपरेटिंग कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट को कम करता है दोस्तों। अगर आपका गड्ढा में जमीन है, 20 फीट 30 फीट गड्ढे में जमीन है, तो वहां पे 30 लाख आपको केवल वो लैंड फिलिंग करने में, कॉम्पैक्शन करने में ही चला जाता है। क्यों, केवल मट्टी भरने से पेट्रोल पंप उसमें नहीं खोल सकते हैं, उसे लेयरिंग करके एवरी फीट, एवरी 2 फीट उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, उसको प्रेस करना पड़ता है, देन ही वो पेट्रोल पंप के लायक बनती है। तो उसमें पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात है, कोई भी जमीन का एक पर्पस होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। जैसे कोई जमीन एग्रीकल्चरल होती है, या फिर रेसिडेंशियल होती है, या फिर कॉमर्शियल होती है। तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए वो जमीन कॉमर्शियल होनी चाहिए या फिर कॉमर्शियल होने लायक होनी चाहिए। अगर कोई जमीन एग्रीकल्चरल या नॉन कमर्शियल रेसिडेंशियल एरिया में है तो भी उसमें पेट्रोल पंप खोला जा सकता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि वो जमीन रेसिडेंशियल या एग्रीकल्चरल से कॉमर्शियल में कन्वर्ट की जा सकती हो। लेकिन अगर वो जमीन ग्रीन बेल्ट फॉरेस्ट कवर एरिया में आती है तो वो कन्वर्सन वहाँ बैन होता है दोस्तों। और भी कई माइनिंग एरिया में कन्वर्सन बैन होता है। सो वो आपको चेक करना पड़ेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, अगर उस एरिया में कन्वर्सन बैन है इनटू कमर्शियल पर्पस, तो उस जमीन पे पेट्रोल पंप नहीं खोला जा सकता है दोस्तों। अगले फैक्टर की बात करें तो फाइनेंस, जैसा सबको पता है बजट हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कितना होता है उस पर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। पीएसयूज में चूंकि ज्यादा लोग रुझान रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बजट कम होता है। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ रूरल, हाईवे या अर्बन, रूरल यानी जहाँ पे वो रोड जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के अंदर वो पेट्रोल पंप नहीं आता हो, किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं आता हो, और वो रोड हाईवे नहीं हो, यानी स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे नहीं हो, तो उसे रूरल पेट्रोल पंप कहते हैं।
वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो सकता है या कोई भी विलेज रोड हो सकता है। रूरल पेट्रोल पंप में अगर हम कोडो की बात करें, जहां कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो लगभग 40 लाख का बजट होता है। डोडो की बात करें तो वो बढ़कर लगभग 60 लाख हो जाता है। वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में कोडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रूरल में केवल और केवल ऐसा यानी नयारा एनर्जी ही पेट्रोल पंप खोलती है दोस्तों, सेल और रिलायंस नहीं खोलते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट लगभग लगभग 1.25 करोड़ के आसपास होता है। अगर हम बात करें, आपकी जमीन अगर हाईवे पर है, या स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर है, तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट अगर पीएसयू में बात करें, कोडो में लगभग 60 लाख होता है और डोडो में लगभग 1 करोड़। वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो नयारा एनर्जी में यानी एसआर में लगभग 1.25 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट होगा। और रिलायंस और सेल का अगर आप हाईवे पे खोलेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अर्बन की बात करें तो लगभग इन्वेस्टमेंट सेम है। प्राइवेट में कोडो में 60 लाख, डोडो में 1 करोड़। प्राइवेट में एसआर में लगभग 1.25 करोड़, सेल एंड रिलायंस में 2.5 करोड़। किसी भी प्राइवेट कंपनी में कोडो का कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डीलर को ही करना पड़ता है। और वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज में ज्यादा होता है। आगे बात करें, ट्रैफिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में अवेलेबल होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, अगर आप पेट्रोल पंप जिस रोड पे खोल रहे हैं उस रोड पर ट्रैफिक नहीं है, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा दोस्तों। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट होना बहुत जरूरी होता है उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। मैं एक रफ आइडिया आप लोग को दे रहा हूँ कि लगभग 1 लाख लीटर से ज्यादा अगर सेल होने की क्षमता है, पोटेंशियल है उस साइट पे, तभी आप लोग पेट्रोल पंप खोलने के बारे में सोचें। उससे कम में उतना प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है दोस्तों। अगर आपका मंथली 1 लाख लीटर सेल है तो कोडो में लगभग 50,000 से 1 लाख के अराउंड आपका प्रॉफिट आता है। वहीं डोडो में 60,000 से 1,20,000 तक होता है। ये रेंज मैंने इसलिए दिया है क्योंकि पेट्रोल का कमीशन ज्यादा है, डीजल का कम है। और ये टोटल सेल्स है पेट्रोल प्लस डीजल का। जहाँ पेट्रोल का कमीशन सेल्स ज्यादा रहेगा वहाँ ऑटोमेटिकली कमीशन बढ़ जाएगा। डीजल का सेल्स ज्यादा रहेगा तो कमीशन कम हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही अगर हम भारत के एवरेज बात करें, सारे पेट्रोल पंप का एवरेज अगर लें भारत में, तो 1,20,000 लीटर्स की सेल है, एवरेज सेल्स हर इंडिया में हर पेट्रोल पंप की। जैसे ही हम देख रहे हैं, जैसे ही सेल्स बढ़ता है, 5 लाख लीटर के ऊपर जाता है, आपका प्रॉफिट एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है दोस्तों। तो हम लोग को हमेशा टारगेट करना चाहिए कम से कम 3 से 4 लाख लीटर सेल होने वाला जगह पे पेट्रोल पंप खोलें, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट लगभग लगभग हर जगह सेम है। तो अगर ऐसा लोकेशन आपको मिलता है तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी मेहनत, हर चीज वर्थ हो जाती है। तीसरी बात है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कोई भी ऐसे ही पेट्रोल पंप नहीं खोल सकता है आज के दिन में। ये काफी रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस लाइन है। प्राइवेट सेक्टर्स जब उनको एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क चाहिए तो वो कॉल करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स एवरी 4-5 ईयर्स वो पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही कॉल करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एडवर्टीजमेंट में दिया था। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो आप क्रिएट कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। आपको देखते रहना पड़ेगा पीएसयूज की अपॉर्चुनिटी कब आती है। प्राइवेट की वेबसाइट्स को देखते रहना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनीज की, सेल, रिलायंस, नयारा एनर्जीज की, उनकी अपॉर्चुनिटीज कब और कहाँ है। वहां पर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। और एक तीसरी बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो है रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन यानी किसी भी एग्जिस्टिंग डीलर जो पहले से डीलरशिप पेट्रोल पंप का डीलर है, वो अगर किसी कारणवश वो पेट्रोल पंप नहीं चलाना चाहता है, वो अपना डीलर किसी और को शिफ्ट करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो वह ऑप्शन भी अवेलेबल है दोस्तों। आज से 1 साल पहले तक ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ने ये ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है। अब गवर्नमेंट कंपनी में भी कोई भी डीलर अगर पेट्रोल पंप नहीं चलाना चाहता है, कोई भी रीजन हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं, उसका फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है या फिर उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो अपना डीलरशिप किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है दोस्तों, बशर्ते वो कंडीशंस फुलफिल करें जो कि मैं आगे बताऊंगा। सो आप ऐसे डीलर्स पेट्रोल पंप्स के बारे में देख सकते हैं, वहाँ के लोकल ऑफिसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि उनके वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। और आप
डीलरशिप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट में हम आते हैं अदर्स पे, जिसमें बहुत सारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज होते हैं आपको एक डीलर बनने के लिए। तो उसमें सबसे पहला है आपको एक भारतीय नागरिक होना बहुत ही जरूरी है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन एज पर आईटी एक्ट। दूसरा है किसी भी कोर्ट में भारत में आप कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए, चाहे वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, किसी भी कोर्ट में अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आप डीलर नहीं बन सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर लास्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ पीएसयूज 10th पास थी दोस्तों, लेकिन ये हर बार चेंज होती रहती है, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, जिसे आपको उसके वेबसाइट पर चेक करना पड़ता है। 2014 की एडवर्टीजमेंट पीएसयूज की ग्रेजुएट पूछी गई थी, 2018 में उसे रिलैक्स करके 10th पास की गई थी। एज की बात करूं तो 21 साल से 65 साल के लोग, बीच के लोग डीलर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये प्रश्न लेके आते हैं, ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो क्या मैं डीलर बन सकता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों नहीं, आप डीलर नहीं बन सकते हैं। आप डीलर सिलेक्शन तो हो सकता है आपका डीलर के लिए, लेकिन जिस दिन आप डीलरशिप एग्रीमेंट साइन करेंगे कंपनीज को आपको रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इससे बेटर है आप अपने फैमिलीज के नाम पे अप्लाई करें, ताकि आपकी जॉब भी नहीं गए और आपकी पेट्रोल पंप भी खुल सके। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे अपकमिंग वीडियो आपको आती रहें। आप तक सीधी सटीक और सही जानकारी पहुंचाने के लिए ही मैंने ये चैनल खोला है। धन्यवाद दोस्तों।